नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी देहरादून से। ये बड़ी खबर सामने। आज उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तमाम तैयारियां की गई। शाम 4:15 पर पीएम मोदी जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। वहीं शाम 5 बजे अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे पीएम मोदी। उत्तराखंड को कई बड़ी सौगात इस दौरान दे सकते हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपदा प्रभावित जगहों का दौरा कर रहे हैं और इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड पहुंचेंगे। शाम 4:15 पर जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। शाम 5 बजे अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे पीएम मोदी। इस दौरान उत्तराखंड को कई बड़ी सौगात दे सकते हैं। उत्तराखंड में मानसून की वजह से चारधाम यात्रा पर असर पड़ रहा है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में श्रद्धालुओं की संख्या में कमी देखने को मिली, जिसके चलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंगोत्री मार्ग खोलने और यमुनोत्री मार्ग की मरम्मत की जानकारी दी और बताया बद्रीनाथ और केदारनाथ मार्ग फिलहाल सुचारू है। अधिकारियों को यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उम्मीद है कि यात्रा जल्द रफ्तार पकड़ेगी। अभी क्योंकि कुछ एक स्थानों पर जैसे गंगोत्री का मार्ग है तो खुल तो गया है, लेकिन अभी कई स्थानों पर फिर भी मानसून होने के कारण से बीच बीच में संपर्क कट रहा है। यमुनोत्री मार्ग में खरसाली के आसपास काफ़ी नुकसान हुआ है। उस मार्ग को हम लोग बना रहे हैं। हमारा प्रयास है कि अगले 10-12 दिनों में पूरी तरह से हम इसको ठीक कर लेंगे, तो उस यात्रा को हम संचालित करेंगे वहाँ पर। और बद्रीनाथ, केदारनाथ, अन्य स्थानों पर हमारी यात्रा चल रही है। उत्तराखंड सरकार राज्य के पर्यटन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए लगातार योजनाओं पर काम कर रही है। होम स्टे को बढ़ावा देने से लेकर बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने तक हर स्तर पर मंथन जारी है। देहरादून के एक निजी होटल में आयोजित कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने स्टेक होल्डर संग विचार विमर्श कर पर्यटन को गति देने की रणनीति पर चर्चा भी की। बहुत सुंदर कार्यक्रम था। उसमें सभी हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसमें विचार विमर्श हुआ। हमने भी अपने आइडियाज़ दिए। हमने इस समय काफ़ी शाक्त है, वैष्णव सर्किट है, नवग्रह सर्किट है, विवेकानंद सर्किट है, महाशु सर्किट है, गोलजू सर्किट है, सब बाकी चर्चा की है और कहा थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करिए और भी जो हमारा सुरक्षित स्थान है वहाँ पर यात्रियों को ले जाने का प्रयास किया जाए और इससे हमारा टूरिज्म व्यापक बढ़ेगा और फैलेगा। चारधाम यात्रा। उत्तराखंड में भारी बारिश और आपदा से गढ़वाल मंडल विकास निगम GMVN भी प्रभावित हुआ है, जिसके चलते उत्तरकाशी के श्याना चट्टी और हर्षल गेस्ट हाउस पूरी तरह से बंद हो गए हैं, जबकि पौड़ी और टिहरी के कुछ गेस्ट हाउसों को मामूली क्षति हुई है। वहीं प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार निगम को अब तक 2 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। बता दें कि सड़कों और गेस्ट हाउसों को बंद रहने से बुकिंग रद्द हो रही है, जिसको लेकर प्रबंध निदेशक ने बताया कि जैसे ही स्थिति सामान्य होगी नुकसान का सटीक आकलन कर मरम्मत की जाएगी। गढ़वाल मंडल विकास निगम में चूंकि उत्तरकाशी में जो आपदा आई उसके कारण हमारे वहाँ के सैना चट्टी और हर्षिल के गेस्ट हाउस बंद भी हो गए और उनके भवन को भी नुकसान पहुँचा है। और इसके अलावा हमारा कुछ जो पौड़ी और टिहरी में जो हमारे गेस्ट हाउसेज हैं उसमें भी थोड़ा माइनर नुकसान हुआ है। तो अगर हम फाइनेंशियली देखें तो लगभग 2 करोड़ 20 लाख रुपए का हमारा नुकसान हमें अभी तक रिपोर्ट प्राप्त हुआ। और चूंकि रोड क्लोजर है और आपदा के कारण हमारे गेस्ट हाउस बंद हो गए हैं, तो इस सभी कारण हमारा फाइनेंशियल नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि गेस्ट हाउस बंद हो रहे तो बुकिंग्स भी कैंसिल हो रही हैं, बुकिंग नहीं हो पा रही है। तो उसका हम लोगों ने एक रफ एस्टिमेट किया है जो कि करीब 50 लाख रुपए का वो नुकसान। रुड़की के रामनगर रामलीला ग्राउंड के सौंदर्यीकरण का शुभारंभ किया जा रहा है। बता दें कि बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा खुद इस निर्माण कार्य की निगरानी कर रहे हैं। वहीं बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि उनका मकसद शहर का विकास करना है। बरसात के बाद सभी सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी। निगम के बाहर के क्षेत्र जो हमारे नए जुड़े हैं उनमें काम होना बहुत अति आवश्यक है। रुड़की शहर अपने आप में सक्षम है, डेवलप्ड है, ग्रीन सिटी। हम लोग यहाँ लगातार 20 साल से काम करा रहे हैं। हमारा जो कृष्णा नगर है, सुभाष नगर है, शास्त्री नगर है, वहाँ पर बहुत ज्यादा विकास होना है। वहाँ पे ना सीवर लाइन है, ना पानी की लाइन है, ना ड्रेनेज सिस्टम है, कुछ नहीं है वहाँ पर। तो मैं ये कहूँगा, आज भी कहना चाहूंगा कि मेरे साथ पहले उधर काम कराए जहाँ पर जो लोग बाढ़ जोड़ रहे हैं विकास की,
अपना मोहनपुरा है, साउथ सिविल लाइन। अब साउथ सिविल लाइन इस बार नहीं डूबा, साउथ सिविल लाइन पिछले बार डूबा था। साउथ सिविल लाइन नाला बना दिया 16 करोड़ रुपए का, वो तो आपने नहीं प्रशंसा करी कि नाला बन गया, साल पानी नहीं भरा साउथ सिविल लाइन। पिछली बार वहाँ धरना दिया था, आप लोगों ने बाइट ली थी वहाँ पर। आज साउथ सिविल लाइन मोहनपुरा आज बचा हुआ है सिर्फ कि दोनों तरफ नाले बन गए। अच्छा, ललित मोहन अग्रवाल जी का विषय डिबेट करा लें, फिर डिबेट कर लेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। प्रतिनिधि के साथ क्या करेंगे? जिसे आप चाहो उससे करा दे। नहीं, आपकी इच्छा बताइए। जो जनप्रतिनिधि है मैं तो उसे करना चाहूंगा, जनप्रतिनिधि उससे करेंगे, ठीक है। हरिद्वार नेशनल हाईवे पर परिवहन विभाग और NHAI की टीम ने व्यापक निरीक्षण अभियान शुरू किया है। इस दौरान बीते 3 वर्षों में लगातार 10 या अधिक सड़क हादसे वाले स्थानों को ब्लैक स्पॉट घोषित किया गया है। इन खतरनाक जगहों का सर्वे कर सुधार कार्य किए जा रहे हैं, जिसके चलते सड़क चौड़ीकरण, बेहतर सिग्नल, चेतावनी बोर्ड और ड्रेनेज जैसी सुधारात्मक व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। इस पहल से दुर्घटनाओं में कमी और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित होने की उम्मीद है। परिवहन विभाग के साथ कोई जी हाँ, देखिए ये यहाँ पे काफी सारे पूर्व में जो है ब्लैक स्पॉट घोषित थे। सभी देश में होता है कि जहाँ पे 10 लोगों की डेथ हो जाती है उसको ब्लैक स्पॉट घोषित कर दिया। उसका कारण क्या था कि जब ये NH का काम चल रहा था तो हमारे फ्लाईओवर नहीं बने थे। उस समय साइड वाली रोड पर दुर्घटनाएं होती थी। अब आप देखें कई जगह फ्लाईओवर बन गए, साइन बोर्ड लगे, सड़कें अच्छी हो गई। तो हम ये सर्वे कर रहे थे कि जहाँ से दुर्घटना अगर नहीं हुई है पिछले 3 सालों में, उस जगह को ब्लैक स्पॉट हटा दिया जाए। सर वो लोग तो जैसे भी RTO बना होता है कि उनका भी और हमारे पुलिस विभाग द्वारा भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। और जगह जगह हमारे जिसमें हमारी पुलिस है अपना ये CPU वाली ये भी चेक करते हैं, यातायात पुलिस भी करती है। रोड की भी अभियान चलाया जा रहा है हरिद्वार में। सर अवैध पार्किंग कर एक सिस्टम है, करेंगे लोग। हम अपना जो संसाधन है उससे पूरा काम कर रहे हैं। क्रेडिट को उठाते हुए चालान भी करते हैं, गाड़ियाँ सीज भी करते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं मैसेज देना चाहता हूँ लोगों को कि जो निर्धारित पार्किंग गाड़ियाँ वहाँ खड़ी करें, कच्चे लालच में। क्योंकि अगर इलीगल जगह खड़ी करेंगे तो गाड़ियाँ छोड़ने की संभावना, उससे भी आपको नुकसान होता है। तो आम पब्लिक से हमारी उम्मीद है हमारी चैनल के माध्यम से कि वो अपनी गाड़ियाँ पार्किंग में ही खड़ी करें। कर रहे हैं क्या है? जी, आज हम लोग NHAI और यातायात CO सर के साथ जो भी ब्लैक स्पॉट्स हैं हरिद्वार में उनका सर्वे कर रहे हैं। हम उनमें देख रहे हैं कि क्या क्या कार्य हो चुके हैं ताकि उन्हें ब्लैक स्पॉट की लिस्ट से हटाया जा सके। किस तरीके से मतलब क्या हो? ऐसा कोई भी स्थान जहाँ पर 10 लोगों की डेथ हो गई पिछले 3 सालों में, उस स्थान को ब्लैक स्पॉट घोषित कर दिया जाता है। तो इसमें से कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पर पिछले 3 सालों में कोई एक्सीडेंट्स नहीं हुए, तो हम उनको फिर ब्लैक स्पॉट की श्रेणी से हटाएंगे। स्पॉट एक्चुअली टेक्निकल इश्यू होता है। उस जगह में हम कितने सुधारात्मक कार्य कर सकते हैं, हम ये देखते हैं कि किसी संस्था की वजह से वो जगह ब्लैक स्पॉट बना हुआ है, उसके आधार पर सुधारात्मक कार्य कर रहे हैं। अभी तक कितने हमने 9 पॉइंट्स को चेक किया। मसूरी के भट्टा गांव रोपवे पर मॉक ड्रिल का रोमांचक दृश्य देखने को मिला। बता दें कि राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण प्रतिक्रिया बल, NDRF, राज्य आपदा प्रतिक्रिया SDRF, पुलिस और अग्निशमन स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने तकनीकी खराबी के दौरान फंसे पर्यटकों को सुरक्षित निकालने का अभ्यास किया, जिसके चलते मसूरी SDM राहुल आनंद ने बताया कि इसका उद्देश्य आपदा प्रबंधन में त्वरित प्रतिक्रिया, विभागीय तालमेल और संसाधनों की क्षमता का मूल्यांकन करना है। वहीं स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने प्रशासन की तैयारी देखकर भरोसा जताया। एक मॉक ड्रिल दी गई है, जैसे कि हमारे यहाँ रोपवे है और उत्तराखंड में कई रोपवेज है, स्पेशली हमारे मसूरी के क्षेत्र में 2 रोपवेज है। तो इसमें कभी भी आपातकालीन की घटनाएं होती रहती है, तो उससे निपटने के लिए जॉइंट मॉक ड्रिल किया गया, जिसमें NDRF, जिला प्रशासन, ITBP, पुलिस और अन्य विभाग जो हमारे मेडिकल की टीम है, जल संस्थान, PW सभी के समन्वय से एक मॉक ड्रिल किया गया, जिसका उद्देश्य है कि किसी भी आपातकालीन घटना में तुरंत कैसे हम जो वहाँ पे विक्टिम्स हैं जो उसमें एग्रीव्ड है उनको तुरंत कैसे जल्द से जल्द मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई जा सके, रिस्पॉन्स टाइम हमारा कम हो सके और हमारे सभी विभागों में एक समन्वय स्थापित किया जा सके। तो इसी उद्देश्य से एक मॉक ड्रिल किया गया। डिपार्टमेंट्स लेड बाय NDRF बहुत ही शानदार उम्दा काम किया गया, जिसमें कि बहुत ही कम समय में इनको रेस्क्यू कर लिया गया और इसमें कई जो आधुनिक इक्विपमेंट्स है उसका यूज़ किया गया, जैसे अल्पाइन स्ट्रेचर है और जितने भी हमारे हार्नेसेस हैं। तो बहुत ही ट्रेंड हमारे स्टाफ है NDRF और हमारी मेडिकल की टीम, तो हमारा रिस्पांस टाइम बहुत ही कम है और संभवतः हमारे भविष्य में अगर किसी भी प्रकार की घटना होती है तो हम संभवतः किसी भी तरह की कैजुअलिटी नहीं होने देंगे। और ये आप किसी भी रोपवे के किसी भी प्रकार की घटना होती है तो उससे निपटने के लिए हमारे पास संपूर्ण इक्विपमेंट्स हैं उपलब्ध कि जिससे हम तुरंत जो है वहाँ पे रेस्क्यू कर सकें और किसी भी प्रकार की कैजुअलिटी को ना। टीम में 5 टीमों ने भाग लिया है, जिसमें NDRF, ITBP, SDRF, बाकी
लोकल एजेंसियां थी, सिविल एजेंसियां सारी, सिविल पुलिस वगैरह। हम जनता के दिलों में ये भावना पैदा करना चाहते हैं कि आपको किसी भी आपदा के समय, आप किसी भी प्रकार की आपदा आती है तो आप जो है हमारी टीम को अपने आईटीबीपी को जो है इन्फॉर्म करें। हम 24 घंटे जो है उनकी सेवा के लिए तत्पर हैं। मॉक का मेन मोटिव ये होता है कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन इस्टेब्लिश करना। क्योंकि इन केस यहाँ पर जैसे कि आपने देखा है कि यहाँ पर एक केबल कार नीचे गई थी, वहाँ पर कुछ टूरिस्ट थे और वो केबल कार में फंस गए थे। अब उनको निकालने के जो अलग अलग तरीके थे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, इन सब ने मिलके जो विक्टिम को उसको इवैक्यूएट किया पुली के माध्यम से, रोप के माध्यम से। और उसके बाद जैसे कि आप इधर देख सकते हैं यहाँ पर एक अल्पाइन स्ट्रेचर रखा हुआ है और ये अल्पाइन स्ट्रेचर भी फोल्डेबल होता है, एडजस्टेबल होता है, जिसके माध्यम से भी हमने विक्टिम को सेफ्ली इवैक्यूएट किया गया है इस मॉक एक्सरसाइज में और उसको एम्बुलेंस तक ले जाया गया है। जिसको सिनेरियो में जिसको छोटी मोटी चोट लगी थी उसको एमएफआर का फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका निभाते हुए फर्स्ट एड का भी उपचार दिया गया है। हरिद्वार में भैरव सेना संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी का पुतला दहन कर ट्रांसफर की मांग भी की और राज्यपाल के माध्यम से ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा, जिसके चलते संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहित चौहान ने कहा कि प्राइवेट नर्सिंग होम और अस्पताल बिना नियमावली के संचालित किए जा रहे हैं, जिससे मरीजों से अनावश्यक दवाइयों का लाभ उठाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने सभी अस्पतालों की जांच, चिकित्सा व्यवस्थाओं का सख्त मूल्यांकन और जनता के जीवन पर मुनाफाखोरी रोकने की मांग भी की है। भैरव सेना के कुछ मेंबर्स के द्वारा यहाँ पर आके मुझे एक ज्ञापन सौंपा गया है जो कि महामहिम राज्यपाल महोदय को संबोधित है। उक्त ज्ञापन जो है वो आवश्यक कार्रवाई हेतु जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित किया जा रहा है ताकि उनके माध्यम से वो महामहिम राज्यपाल महोदय के कार्यालय को भेजा जा सके। और इसके अतिरिक्त इसमें मेरे द्वारा पृथक से भी सीएमओ को पत्राचार किया जा रहा है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के संबंध में जो भी इस उक्त ज्ञापन में जो भी बातें लिखी गई हैं, जो भी उस पर एलिगेशंस लगाए गए हैं, उसके संबंध में जांच की जाए और जांच करके सख्त से सख्त कार्रवाई जो है ऐसे अस्पतालों के विरुद्ध की जाए। इस संबंध में मेरे द्वारा सीएम को पत्राचार किया जा रहा है। हरिद्वार की जो चिकित्सा व्यवस्था है वो ठप पड़ी है और हर जगह जितने भी वार्डों में या गली मोहल्ले में अवैध रूप से संचालित हॉस्पिटल अवैध रूप से चल रहे हैं, उनके खिलाफ लेकर कार्रवाई है। और हरिद्वार जो सीएमओ है अपना ऑफिस में बैठे रहते हैं, जो भी हरिद्वार अवैध हॉस्पिटल चल रहे हैं उनमें कोई भी कार्रवाई मतलब निरीक्षण नहीं करते हैं, क्या अवैध है क्या अवैध है, कुछ नहीं। हर प्रकार से हर हॉस्पिटल में अपनी तानाशाही मनमानी चल रही है, लूट खसोट चल रही है और मरीज को अच्छा इलाज नहीं दे पा रहे हैं और दवाई महंगी करके बेच रहे हैं। और इसमें बहुत सारी चीज़ें, अभी कुछ दिन पहले भी 3-4 हॉस्पिटल में मरीज का मतलब इलाज करते दौरान हादसा हुआ है और मौत भी हुई है। उसमें डॉक्टर जिम्मेदार है, इसमें इन पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और सीएमओ पर भी हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और यहाँ से इसका ट्रांसफ़र होना चाहिए क्योंकि इसका प्रति महावेतन हर हॉस्पिटल से बंधा हुआ है। इसका यही हमें आभास होता है कि क्योंकि जब किसी अवैध हॉस्पिटल में कार्रवाई नहीं कर रहे हैं ये, तो इनसे यही आशा हमें लगता है कि इनका प्रति महावेतन बंधा हुआ है। अगर आगे कार्रवाई नहीं होती है फिर हम पूरा अपना भैरव सेना के साथ में उग्र आंदोलन करेंगे और शासन प्रशासन के खिलाफ धरने प्रदर्शन अपना करेंगे। हरिद्वार में फुटपाथ सुव्यवस्थित अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में देवपुरा चौक से रानीपुर मोड़ तक जिला प्रशासन और नगर निगम के सहयोग से अभियान संचालित किया गया, जिसके चलते जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की जयंती के अवसर पर फुटपाथ को व्यवस्थित करने और जाम की समस्या से निजात दिलाने पर जोर दिया गया। वहीं नगर मजिस्ट्रेट कुसुम चौहान ने व्यापारियों से सहयोग की अपील की और कहा कि किसी भी उल्लंघन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अभियान लगातार जारी रहेगा। देहरादून के आईआरटीडी ऑडिटोरियम में पंडित गोविंद वल्लभ पंत की 138वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और उत्तरांचल यूनिवर्सिटी की वाइस प्रेसिडेंट अंकिता जोशी ने शिरकत की। साथ ही अतिथियों ने पंत जी के स्वतंत्रता संग्राम, हिंदी को राजभाषा बनाने और भूमि सुधारों में योगदान को याद किया। कार्यक्रम गणेश वंदना और आरती के साथ शुरू हुआ और बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। मैं समझता हूँ कि आपने देखा होगा कि वक्ताओं ने जो उनके बारे में
अपनी अभिव्यक्ति दी। तो एक पहाड़ से एक बच्चा अपनी संघर्ष की यात्रा शुरू करता है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जाकर के वो क्रांतिकारियों के साथ मिलता है, देश की आज़ादी के लिए पराकाष्ठा का संघर्ष करता है और फिर उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के रूप में विराजमान होकर के उन चुनौतियों का मुकाबला करता है, स्थायित्व करता है। राज्यों के पुनर्गठन की हो, चाहे राजभाषा हिंदी के लिए काम करना हो, चाहे वो IAS और IPS ये भारतीय प्रशासनिक सेवाओं का नवीन तरीके से सुदृढ़ीकरण करने का विषय हो। मुझे लगता है कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत के समग्र व्यक्तित्व जो देखेंगे तो अद्भुत था। और हमारे सौभाग्य का विषय है कि उत्तराखंड की धरती से जुड़ा एक ऐसा देशभक्त नौजवान जिसने देश की आज़ादी में एक बार नहीं तो अनेकों बार जेल की यात्राएं की हों और जिसकी वो जुस्विता और संघर्षशीलता से पूरा देश का कोना कोना परिचित हो। आज ऐसे भारत रत्न पंडित जी को यहाँ पर हम लोग याद कर रहे हैं, जो उनके मन में भारत के प्रति ऐसा भारत जो पूरे विश्व में लीडरशिप दे, जो भारत विश्व के गुरु होने का गंतव्य फिर प्राप्त करे देश की आज़ादी के बाद। उनके सपनों को साकार करने के लिए हम सब लोग एकत्रित हैं ना। ये क्योंकि मैं शिक्षा के क्षेत्र से आती हूँ, तो जैसे गोविंद बल्लभ पंत जी की सोच थी कि एक असली चेंज सोसाइटी में एजुकेशन से ही आ सकता है, इसीलिए जो पंत यूनिवर्सिटी है उसकी भी स्थापना उन्होंने इसी विजन से की थी कि हमारे कंट्री में जो राष्ट्रीय लेवल पर चेंज आएगा वो एजुकेशन से ही आ सकता है, और उन्हीं के विजन को हम आज सेलिब्रेट करने के लिए एकत्रित हुए हैं। हरिद्वार में भी भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की 138वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने पंत पार्क और कलेक्ट्रेट सभागार में पंत जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही स्वतंत्रता संग्राम, समाज सुधार और आधुनिक भारत के निर्माण में योगदान पर प्रकाश डाला। साथ ही उन्होंने सभी से जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाने और समाज में समन्वय के साथ कार्य करने का आह्वान किया। वहीं कई कार्यालयों और शिक्षण संस्थानों में कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की 138वीं जयंती तिकोनिया स्थित पंत पार्क में मनाई गई। इस दौरान मेयर गजराज सिंह बिष्ट और गणमान्यों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही कार्यक्रम में छात्राओं ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी। इसी कड़ी में मेयर बिष्ट ने कहा कि पंत जी आज भी प्रशासकों के आदर्शक हैं। उनके विचारों को अपनाना ही राष्ट्र और समाज की सच्ची सेवा होगी। हम भाग्यशाली हैं कि ऐसे महापुरुष महामानव हमारे उत्तराखंड में जिन्होंने जन्म लिया। हम सब लोग, मैं पूरे प्रदेश की जनता से निवेदन करता हूं कि उनके मार्ग पे चलने का हम सब लोग प्रयास करेंगे और जो उन्होंने हमें मार्ग दिखाया उस मार्ग को हम ईमानदारी के साथ चलेंगे तो निश्चित रूप से इस देश का भी और उत्तराखंड का भी भला हो। उत्तराखंड किसान मोर्चा के धरने पर बैठे भीम आर्मी के नेता अमित कुमार ने प्रदेश सरकार पर किसानों की समस्याओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इकबालपुर चीनी मिल पर किसानों का करोड़ों रुपया बकाया है, लेकिन न सरकार और न ही मिल प्रबंधन इसे चुकाने में गंभीर है। साथ ही ऊर्जा निगम की ओर से लगाए जा रहे स्मार्ट मीटरों का भी उन्होंने विरोध किया। वहीं किसान मोर्चा अध्यक्ष गुलशन रोड ने चेतावनी दी कि यदि जल्द भुगतान नहीं हुआ तो किसान सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। 25 तारीख से धरना चल रहा है। लगभग आज 15-16 दिन हो चुके हैं। सरकार सोई हुई है, सरकार मूर्ख बनी बैठी हुई है। जिसका अन्न खाकर हम बड़े हुए हैं, किसान वो आज की डेट में दुखी और परेशान है। अपने पैसे के लिए उसको इधर से उधर भागना पड़ रहा है। मैं समझता हूँ सरकार को इस पर जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए और किसानों का जो भी बकाया भुगतान है उसको करना चाहिए। और रही बात यहाँ जनप्रतिनिधियों की, जनप्रतिनिधि भी आंखों पर पट्टी बांध कर बैठे हुए हैं। केवल और केवल किसानों को वोट के नाम पर गुमराह करते हैं और फिर उनका शोषण अत्याचार देखते रहते हैं। देखिए, भगवानपुर में लगातार एक ही परिवार वहाँ प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा है और लगातार लोगों को शोषण वहाँ भगवानपुर में हो रहा है। विकास के नाम पर
कुछ नहीं है। जरा जरा सी छोटी छोटी बारिश भी वहां जल भराव की समस्या बार बार उत्पन्न हो रही है। उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार दिख रहा है। मातृ मृत्यु दर कम करने में प्रदेश ने अहम उपलब्धि हासिल की है। वहीं इस पर बीजेपी नेता लक्ष्मी अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में स्वास्थ्य क्षेत्र में तेजी से काम किया गया है। पहाड़ी इलाकों में डॉक्टरों और नर्सों की उपलब्धता का असर है कि मातृ मृत्यु दर में गिरावट आई है। अच्छी बात है कि मातृ मृत्यु दर में गिरावट आई है। मुझे लगता है इसका सबसे बड़ा कारण जो है गांव-गांव में जो स्वास्थ्य केंद्रों का खुलना है, क्योंकि जब चेकअप होता है, नियमित जब चेकअप होता है तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव देखने को मिलता है। महिलाओं में जागरूकता आई है। और दूसरी बात ये कि अब पहाड़ों में भी देखिए बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि पहले डॉक्टर पहाड़ चढ़ने के लिए डरते थे, लेकिन अब जो सरकार के द्वारा एक बहुत ही सरल पॉलिसी है, उनको स्पेशली मतलब उनके लिए विशेष प्रावधान है डॉक्टर्स के लिए, तो अब डॉक्टर भी आराम से जो है पहाड़ में जाकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसका एक सबसे बड़ा एक कारण और भी है, वो ये है कि जिस तरह से सरकार जो है यह गर्भवती महिलाओं के लिए जो विशेष योजना है, जिस तरह से उनका खान पान, उनका पोषक आहार है, आंगनबाड़ियों के थ्रू, आशा कार्यकर्ताओं के थ्रू गांव-गांव में जिस तरह से उनको प्रदान करती है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है मातृ मृत्यु घटाने का, और ये बहुत अच्छी बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर तक उत्तराखंड में स्वास्थ्य पखवाड़ा आयोजित किया जाएगा। इसके तहत प्रदेश भर में 4,604 शिविरों के जरिए निःशुल्क जांच, परामर्श और दवाइयां दी जाएंगी। गर्भवती महिलाओं और टीबी मरीजों को विशेष सुविधा और युवाओं को रक्तदान के लिए प्रेरित किया जाएगा। ये पहल आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दिलाएगी। देखिए 17 सितंबर यानी माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस से लेके 2 अक्टूबर यानी महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस तक जो है स्वास्थ्य विभाग पखवाड़े के माध्यम से कैंप्स ऑर्गेनाइज करेगा भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के निर्देश पर। और इस बार का जो थीम होगा वो होगा स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। तो इसी के तहत जो है नारी पे फोकस करते हुए जितने भी हमारे स्वास्थ्य कैंप्स हैं वो ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। और इसमें जो मुख्य जो हमारा फोकस होगा वो वुमेन हेल्थ स्क्रीनिंग पे होगा, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कैंसर इत्यादि पे भी जो है स्क्रीनिंग फैसिलिटीज़ उपलब्ध कराई जाएंगी। और इसके अलावा मैटरनल और चाइल्ड केयर पर भी जो है फोकस रहेगा। साथ साथ निक्षय मित्र एनरोलमेंट ड्राइव भी चलाया जाएगा और ब्लड डोनेशन कैंप्स पे भी स्पेशल एम्फेसिस रहेगा। खबर देहरादून से है, जहां जिलाधिकारी सविन बंसल ने सर्वे चौक स्थित डे केयर सेंटर का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए जिले में विशेष पहल चल रही है। पहले 58 आंगनबाड़ी केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया था और अब 150 और केंद्र अपग्रेड किए जा रहे हैं। इन केंद्रों में बच्चों के लिए फर्नीचर, लर्निंग एक्टिविटीज, डिजिटल कंटेंट और स्पेशल लाइब्रेरी कॉर्नर की सुविधा होगी। ईयर 58 अपने जो आंगनबाड़ी सेंटर्स हैं जिले में उनको वेल इक्विप किया था एक स्पेशल इनिशिएटिव के तहत, जिसमें स्पेशल बाला फर्नीचर, हमारी जो एम्बियंस हैं वो बच्चों के अनुरूप, डिफरेंट टाइप की लर्निंग एक्टिविटीज़ के पेंटिंग्स, सारे आंगनबाड़ी सेंटर्स में टीवीज, डिजिटल कंटेंट और जहाँ जहाँ पे भी बिजली के कनेक्शंस नहीं थे वहाँ पे बिजली के कनेक्शंस, एलपीजी कनेक्शंस और बच्चों के लिए एक स्पेशल लाइब्रेरी कॉर्नर, इस तरह की सारी चीज़ें 58 सेंटर्स में की गई थी। तो जब वहाँ से रिस्पांस अच्छा मिला, वहाँ पे बच्चों की संख्या बढ़ने लगी, तो इस साल भी हमने 150 आंगनबाड़ी केंद्र इसी पैटर्न पर लिए गए हैं। तो ये हमारा क्योंकि शहर के मध्य स्थित है डे केयर सेंटर, और ये डुअल पर्पस सर्व करता है, क्रैश का भी, और अब इसको आंगनबाड़ी में भी अपग्रेड कर दिया गया है और यहाँ पे बहुत जल्द आंगनबाड़ी वर्कर्स की नियुक्ति भी हो जाएगी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए देखते रहिए जनता टीवी।